हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आप सबकी डिमांड थी कि लेसन नंबर 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर हल करवाए जाएं, तो ठीक है, हम आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र की 1991 की औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए। आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र की 1991 की औद्योगिक नीति। 1991 में भारत में अपनाई गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की गई। नंबर 1, क्षमता की संभावनाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिसे इंग्लिश में पीएसयू के नाम से जानते हैं, को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करना। यानी पुनर्गठित यानी उसको वापस स्थापना करना, उसमें कोई कमी है तो उसे सुधार करते हुए वापस उनको चालू करना। सेकंड है ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता बंद करना, अर्थात कितना ही पैसा लगाओ तब भी उसमें लॉस रहता तो उन्हें बंद करना। थर्ड, यदि जरूरत हो तो गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के समता अंशों को 26% या उससे कम करना, अर्थात निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने को उन्हें आमंत्रित करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना। नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित 4 अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार सम्मिलित किए गए। इसमें नंबर 1, आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को नई औद्योगिक नीति में घटाकर 17 से 8 कर दिया गया और वर्तमान में इस संख्या को और घटाकर कितना कर दिया गया, केवल 3। और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षित हैं? वे हैं आणविक ऊर्जा, रक्षा सामग्री और रेलवे परिवहन। सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों में विनिवेश। नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को भी स्वीकार किया गया। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों और जनता को बेचा जाता है और इसका उद्देश्य होता है इन इकाइयों के लिए संसाधन जुटाना और आम जनता और कर्मचारियों की भागीदारी को व्यापक बनाना। इस नई नीति के द्वारा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने आप को अलग करने और सभी उपक्रमों में से अपनी पूंजी को कम करने का निर्णय लिया था। नंबर 3 है सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों एवं निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियाँ। नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बीमार इकाइयों को अर्थात जो घाटे में चल रही है उनको औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप के ये निर्णय लेने के लिए ताकि उनका पुनर्गठन किया जाए या फिर उन्हें बंद कर दिया जाए। बोर्ड ने कुछ मामलों में ऐसी इकाइयों को पुनः सक्रिय करने और पुनर्स्थापन की योजना का पुनरावलोकन किया और कुछ को बंद करने का क्या लिया, निर्णय लिया। थर्ड है समझौता विवरणिका। समझौता विवरणिका किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष इकाई और उसके प्रशासनिक मंत्रालय के बीच आपसी संबंधों और स्वायत्तता को परिभाषित करता है और इस प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध और परिचालन की स्वायत्तता प्रदान की गई। साथ ही उसे निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1991 के पहले सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या थी।
1991 के पहले सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निम्नलिखित रही। नंबर 1, मूलभूत ढांचे का विकास। नंबर 2, क्षेत्रीय संतुलन। नंबर 3, बड़े पैमाने के लाभ। नंबर 4, आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। और नंबर 5, आयात की प्रतिस्थापना। ये आपको बुक का जो पेज नंबर है 75 से 76 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स उसमें से आप देख करके और अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी लाभ तथा दक्षता की दृष्टि से निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर सकती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी लाभ और दक्षता की दृष्टि से निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियों की लाभदेयता और दक्षता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अत्यधिक है। यही कारण है कि आज के समय में सार्वजनिक क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निम्नलिखित दोष और समस्याएं मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है? नंबर 1, परियोजना नियोजन का दोषपूर्ण होना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की कोई सुनिश्चित विनियोग नीति नहीं होती। इन उपक्रमों के उद्देश्य भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते। फलतः सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने में आवश्यकता से अधिक लग जाता है समय, और इससे इनकी स्थापना की लागत भी बढ़ जाती है, और इसी कारण ये उपक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में रहते हैं असफल। सेकंड है, वित्तीय नियोजन का दोषपूर्ण होना। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अति पूंजीकरण से ग्रस्त हैं, तो अनेक उपक्रमों में पर्याप्त पूंजी नहीं होती। फलतः वे अपने विनियोग पर उचित प्रतिफल नहीं दे पाते। थर्ड है, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं। भारत में आज भी अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जो अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे। इससे इन उपक्रमों में लगी हुई पूंजी से पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है और इनकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ये समस्या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नहीं के बराबर पाई जाती है। अतः यह भी एक कारण है जिसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र से स्पर्धा नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है, ओवर स्टाफिंग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी रहा है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये उपक्रम अपनी आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त कर लेते हैं। इससे इन उपक्रमों का इस मद में खर्चा अत्यधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दोषपूर्ण व पदोन्नति नीति। सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पदोन्नति के संबंध में कोई उचित और वैज्ञानिक नीति नहीं अपनाई जाती। उच्च अधिकारियों के बार बार तबादले होते रहते हैं और उनके पद खाली पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, भारी ऊपरी व्यय। सार्वजनिक उपक्रमों को अपने आप को समाज के समक्ष एक आदर्श नियोक्ता के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। अतः इन्हें टाउनशिप, स्कूल, अस्पताल आदि अनेक सामाजिक और कल्याणकारी सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। इससे न केवल उपक्रमों की कुल लागत बढ़ जाती है बल्कि इनके प्राप्त होने वाले लाभों में भी कमी आती है। बड़े उपक्रमों के कुल व्यय का 10 से 15% तो टाउनशिप पर ही खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है, दोषपूर्ण उत्पादन नियोजन। सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों के अभाव में उत्पादन नियोजन व नियंत्रण पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। बजट और स्टाफ नियंत्रण की भी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई जाती। नेक्स्ट है, मधुर औद्योगिक संबंधों का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आए दिन हड़ताल, तालाबंदी और घेराव की स्थिति बनी रहती है। व्यक्तिगत हित के अभाव में कर्मचारियों में मेहनत, लगन, निष्ठा और पहलपन की भावना का अभाव रहता है। फलतः अधिकारियों और कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। इन सभी कारणों की वजह से कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लाभ और दक्षता की दृष्टि से निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय उपक्रम अन्य व्यवसाय संगठन से श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं?
तो भूमंडलीय उपक्रम अन्य व्यवसाय संगठन से श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि भूमंडलीय उपक्रम वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनकी औद्योगिक और विपणन क्रियाएं उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से विभिन्न देशों में फैली हुई है। यह एक या दो उत्पादों से अधिकतम लाभ कमाने के स्थान पर अपनी शाखाओं का संपूर्ण विश्व में विस्तार करते हैं और इन उपक्रमों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है जिनके कारण ये अन्य व्यावसायिक संगठनों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, विशाल पूंजीगत संसाधन, विदेशी सहयोग, उन्नत तकनीकें, उत्पादन में नवीनता, विपणन रणनीतियां, बाजार क्षेत्र का विस्तार और केंद्रीकृत नियंत्रण। ये सभी पॉइंट्स आपको पेज नंबर 80 से 81 पर प्राप्त हो सकते हैं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उपक्रम और सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रवेश के क्या लाभ हैं? तो संयुक्त उपक्रम और सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रवेश के निम्न लाभ हैं। नंबर 1, संसाधन और क्षमता में वृद्धि। नंबर 2, एक स्थापित ब्रांड का नाम। नंबर 3, नए बाजार और वितरण तंत्र का लाभ। नंबर 4, नई तकनीकी का लाभ, नवीनता और उत्पादन लागत में कमी। ये सभी आपको पॉइंट मिलेंगे पेज नंबर 83 से 84 पर। अतः स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, अपने क्वेश्चंस को हल कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसे मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं और अधिक से अधिक मोटिवेट होते हुए आपको वीडियोस भेज सकूं। थैंक्स।